सो लास्ट क्लास में हमने कौन सा टॉपिक किया था? कौन रिकॉल कराएगा मुझे? व्हाट वाज़ आवर लास्ट टॉपिक दैट वी डिड इन द प्रीवियस क्लास? आई थिंक वी डिड दैट मेयर्स फार्मूला। मेयर फार्मूला क्या था और थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स की हमने बात की थी। ठीक है? और फिर मैंने आपको डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेस की डेफिनेशन दी थी। ये 4 टाइप के प्रोसेस बताए थे और उनमें बताया था किसमें क्या कांस्टेंट रहेगा। तो आज की क्लास को स्टार्ट करता हूँ मैं। एक छोटा-सा टर्म है पहले जिसको बारे में आपको जानना ज़रूरी है। ये वर्ड भी आपने शायद से केमिस्ट्री अगर थर्मोडायनेमिक्स पोर्शन हो चुका है तो वहां पढ़ दिया होगा। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस पढ़ा है? ये टर्म सुना है या नहीं? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। बेटा देखो, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, क्वासी स्टैटिक विच इज नॉट रियली स्टैटिक बट सीम्स टू बी स्टैटिक। जो है नहीं बट सीम्स लग रहा है कि स्टैटिक है, ऐसा प्रोसेस विच इज नॉट स्टैटिक विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। सच प्रोसेस आर नोन एज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। इसको मैं और डिटेल में आपको समझाता हूँ। आई थिंक कोई ट्राई कर रहा है एंटर करने की। लेट मी चेक, वेट। ठीक है, कोई नहीं। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि सच प्रोसेस विच इज नियरली स्टैटिक दैट इज नोन एज क्वासी स्टैटिक। बहुत स्लो प्रोसेस है, इट इज वेरी स्लो प्रोसेस। स्लो प्रोसेस का क्या मतलब हुआ? स्लो प्रोसेस का मतलब कि प्रेशर इसका सपोज P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है। ठीक है? बाहर कुछ प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर होगा और सिस्टम के अंदर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर P1 V1 T1 है। आफ्टर सम टाइम डेल्टा टी, ये P1 V1 डेल्टा T1 ही है। काफ़ी टाइम स्पेंड हो गया उसके बाद भी यही बना हुआ है। और एक बहुत लंबे टाइम के बाद आपको थोड़ा सा चेंज दिखा, P1 प्लस डेल्टा P, V1 प्लस डेल्टा V, T1 प्लस डेल्टा T। सपोज 1000 ईयर्स के बाद आपको पॉइंट्स में कुछ चेंज मिला। सो दिस प्रोसेस इज वेरी स्लो। इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर में, दे आर वेरी स्लो। अगर ये प्रोसेस क्या है, ऐसा है जिसमें प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में क्या हो रहा है, चेंजेस वेरी स्लो हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है? तो इट इज एन इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस। ठीक है? इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस विच रिमेन्स इन थर्मल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग। मतलब जो इतना स्लो है कि ये सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में ही फील होता है हर वक्त, क्योंकि आपको दिखेगा ही नहीं कोई चेंज। बहुत बड़ा टाइम पीरियड जब आप कंसीडर करोगे तो लगेगा कि हाँ बहुत ही माइन्यूट चेंज हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ कि यस इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। और ये क्या रहता है, इसमें जो चेंजेज होते हैं बहुत स्लो होते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है? सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अब हमारा मेन टॉपिक जो आज का है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। और आइसोथर्मल प्रोसेस है क्या और इसमें हम कैसी चीज़ें क्या क्या चीज़ें देखेंगे वो हम कोशिश करेंगे आज पढ़ने की। तो सबसे पहले हम आइसोथर्मल प्रोसेस की डेफिनेशन को एक बार दोबारा रिकॉल करते हैं। क्या है बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस की डेफिनेशन? यस, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है? उसको हम क्या कहेंगे? क्वासी प्रोसेस। इसका मतलब प्रेशर एंड वॉल्यूम विल चेंज बट टेम्परेचर विल रिमेन अनचेंज्ड। ऐसा प्रोसेस को हम बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखते हैं इसके बारे में। सपोज एक सिस्टम है आपके पास, फिर से एक कंटेनर है। इस कंटेनर में गैस भरी हुई है, यहाँ तक इस लेवल तक इट इज फिल्ड बाय द गैस। और इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, पिस्टन लगा दिया ऐसे, एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन। यहाँ अंदर गैस भरी हुई है, इट इज फिल्ड विद द गैस। ठीक है? और ये आइडियल गैस है, तो सपोज द कंटेनर इज फिल्ड विद एन आइडियल गैस। ठीक है? अब इसमें जो ये पिस्टन है ये कैसा है, इसकी ये जो पिस्टन है ये मूवेबल पिस्टन है, ऊपर नीचे हो सकता है।
ठीक है? तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए सबसे पहले तो एसेंशियल कंडीशन क्या है? मतलब कब आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, हम कहेंगे कि कोई प्रोसेस आइसोथर्मल है। सो एसेंशियल कंडीशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, एसेंशियल कंडीशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, पहला जो कि होना ज़रूरी है, इसके बिना आपका प्रोसेस आइसोथर्मल हो ही नहीं सकता है, दैट इज़ द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। द वॉल्स ऑफ कंटेनर, मतलब जो ये कंटेनर है, इस केस में ये आपका कंटेनर है, ठीक है? ये दिस वन इज योर कंटेनर। सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर मस्ट बी परफेक्टली must be perfectly conducting, must be perfectly conducting to allow free exchange of heat, free exchange of heat between system and surrounding। सर तो ऐसे टेम्परेचर वेरी नहीं करेगा? वही मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखो, टेम्परेचर वेरी कब करेगा? अभी तो प्रोसेस भी तो करना है आपको। आप प्रोसेस क्या कर सकते हो? इस गैस को आप हीट कर सकते हो, या पिस्टन को मैं क्या करूँ, एक एक तरीके से मैं पिस्टन को ऊपर कर लेता हूँ, मूव कर लेता हूँ, पिस्टन को मैं यहाँ पहुँचा देता हूँ, सपोज़ ऐसा, अज़्यूम करो, तो प्रेशर वॉल्यूम में चेंज आएगा? येस और नो? प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होगा तो डेफिनिटली टेम्परेचर विल गेट चेंज्ड। टेम्परेचर चेंज हो जाएगा अगर प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो गया। अगर प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो गया, टेम्परेचर भी चेंज हो गया, तो इस चेंज को ओवरकम करने के लिए हीट का पास होना ज़रूरी है। तभी तो टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा, उस टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। हीट, या तो अगर टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो बाहर से हीट एब्ज़ॉर्ब होगी, और टेम्परेचर अगर जनरेट हो रहा है, तो हीट को ये एमिट करेगा। तभी तो ये जो वॉल्स हैं कैसी होनी चाहिए? कंडक्टिंग। अगर ये कंडक्टिंग नहीं हुई, तो ये हीट को ना एब्ज़ॉर्ब करेगा, ना ये हीट को क्या करेगा? एमिट करेगा। समझ रहे हो बात को? टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा फिर। तो उस टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए ये वॉल शुड बी कंडक्टिंग। बात आई समझ में? यस सर। ठीक है। दूसरी इसेंशियल कंडीशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन। जो हम इसमें कंप्रेशन करेंगे, इस पिस्टन के थ्रू कंप्रेस करेंगे या एक्सपेंड होगी गैस का, द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन, प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, दोनों कुछ भी हो सकता है, चाहे कंप्रेस कर रहे हैं चाहे एक्सपेंड कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन शुड बी वेरी स्लो, should be very slow, so as to provide, अब इसका मीनिंग समझाता हूँ आपको। so as to provide sufficient time, sufficient time for exchange of heat। देखो, अगर आपने बहुत सडन कर दिया, तो फिर टाइम तो मिलेगा ही नहीं एक्सचेंज हीट होने के लिए, टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा। सो जो प्रोसेस है कंप्रेशन और एक्सपेंशन का, इट शुड बी वेरी स्लो, बहुत स्लो करना पड़ेगा आपको ये प्रोसेस, सो दैट कि हीट एक्सचेंज का टाइम मिल सके, कंडक्टिंग जो आपने कंडक्टिंग मटेरियल की वॉल्स बनाई हैं उनका यूज हो सके, तभी हो पाएगा। जब स्लो होगा, हीट एक्सचेंज होगी, हीट एक्सचेंज होने में टाइम तो लगेगा। तो इसीलिए जो कंप्रेशन है और एक्सपेंशन का प्रोसेस है, इट शुड बी वेरी स्लो। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? आइसोथर्मल की डेफिनेशन क्लियर। और इसेंशियल कंडीशन एग्जाम में आता है, डिफाइन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड राइट डाउन द इसेंशियल कंडीशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो लिख लोगे इनको अगर ये आ गया तो, ठीक है। अगर ये लिख लोगे आप, इसके बाद आइसोथर्मल में जो अगली चीज हमको पढ़नी है वो है इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब मैंने इक्वेशन ऑफ स्टेट आपको समझाया था। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है बेटा? इक्वेशन ऑफ स्टेट मीन्स एनी रिलेशन बिटवीन एनी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, कोई भी जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं उनके बीच का कोई भी रिलेशन, उसको हम कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो आइसोथर्मल गैस के लिए, फॉर आइसोथर्मल स्टेट के लिए, फॉर आइसोथर्मल स्टेट, मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ, ई एच ए एल होता है, ठीक है, आइसोथर्मल स्टेट। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है?
PV इक्वल्स टू RT, N इक्वल्स टू, मैं एक मोल लेके चल रहा हूँ, ठीक है, इसलिए PV इक्वल्स टू RT, R इज कांस्टेंट एंड T इज आल्सो कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल स्टेट के लिए T कांस्टेंट हो जाएगा, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, बोथ आर कांस्टेंट यहाँ पे, इसलिए PV इक्वल्स टू कांस्टेंट लिख सकता हूँ। यस सर। तो यही आपकी इक्वेशन ऑफ स्टेट है आइसोथर्मल सिस्टम के लिए, आइसोथर्मल स्टेट के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है? PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, PV इक्वल्स टू RT होता है, लेकिन T यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, T कांस्टेंट बना हुआ है और R खुद में एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इज अ न्यू कांस्टेंट, सो PV विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। कोई मुझे बताएगा इसको क्या बोलते हैं? PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये कौन सा लॉ है? PV कांस्टेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू विच लॉ? आपने पढ़ा बॉयल्स लॉ, यस बॉयल्स लॉ पढ़ा है ना आपने, बॉयल्स लॉ है ये, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ ही आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन ऑफ स्टेट है एक तरह से। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। ठीक है, तो तीन चीज पढ़ ली हमने, इसेंशियल कंडीशन पढ़ ली आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, और इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ ली हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस पे, ठीक है। नाउ वी विल अप्लाई द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। अब आपको पता है, अगर मैं इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करूं, तो पहले तो आप मुझे बताओ आइसोथर्मल में क्या मैं ये लिख सकता हूं डेल्टा T इक्वल्स टू 0? यस सर। लिखा जा सकता है, वेरी गुड। अगर डेल्टा T इक्वल्स टू 0 लिखा जा सकता है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, एक चीज मुझे ये बताओ, डेल्टा U इक्वल्स टू CV डेल्टा T, दिस इज इक्वल्स टू 0, क्या ऐसा लिखा जा सकता है? सोचो जरा कैसे लिख दिया मैंने ये, सारी चीजें आपको पता है, कनेक्ट करनी है, बस दो तीन चीजें, उनसे ही ये निकल रहा है। जब हमने, याद करो, जब हमने मेयर्स फॉर्मूला यूज किया था, तो वहां पे मैंने एक इक्वेशन ये प्रूव की थी, CV इक्वल्स टू डेल्टा U ओवर डेल्टा T, और फिर हमने CP भी निकाला था, CP वॉज डेल्टा U ओवर डेल्टा T प्लस समथिंग कुछ आया था, बट यहाँ पे CV आया था डेल्टा U ओवर डेल्टा T, तो डेल्टा U कैन बी रिटर्न एज CV इंटू डेल्टा T, और डेल्टा U अगर CV इंटू डेल्टा T है और डेल्टा T ऑलरेडी 0 है, तो डेल्टा U क्या बन गया आपका? 0। ये समझ आया? ये आपको मेयर्स यस। फॉर्मूले की डेरिवेशन दोबारा देखना, ये आपको मिलेगा, CV इक्वल्स टू डेल्टा U ओवर डेल्टा T, पिछला वीडियो देख लेना, अदरवाइज आपके पास बुक्स होंगी, बुक्स में देख लेना, यू विल गेट दिस वैल्यू, CV इक्वल्स टू डेल्टा U ओवर डेल्टा T, ठीक है। अगर ये समझ आ गया यहाँ पे, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? डेल्टा U इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W होता है, या मैं इसको लिख सकता हूँ डेल्टा U प्लस W की जगह हम क्या लिखते हैं? P डेल्टा V। तो सिंस डेल्टा U हमने क्या प्रूव कर दिया? 0, तो डेल्टा Q इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? P डेल्टा V। फर्स्ट लॉ इस फॉर्म में आ जाएगा आपका फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो, अगर आपको इतना ज्यादा डिटेल में नहीं सोचना है, तो सिंपली सोचो, टेम्परेचर में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, जितना इनिशियल टेम्परेचर था वही फाइनल टेम्परेचर बना हुआ है, तो इंटरनल एनर्जी में तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, इंटरनल एनर्जी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी 0 सीधा सीधा, और डेल्टा Q आपका सिंपली W या P डेल्टा V के इक्वल बन जाएगा। क्लियर बेटा? बेटा रिस्पॉन्ड यस और नो। यस सर। ठीक है, अब देखो, अब यहां से मैंने अभी आपको ये बताया डेल्टा Q इक्वल्स टू P डेल्टा V, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा आपको। क्या रिजल्ट मिलेगा? देखो, फर्स्ट पहला केस में ले रहा हूं, मैंने कहा था हम गैस को एक्सपेंड भी कर सकते हैं और गैस को कंप्रेस भी कर सकते हैं। व्हेन गैस एक्सपेंड्स, और कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं हम? आइसोथर्मली, क्योंकि हम आइसोथर्मल केस पढ़ रहे हैं। व्हेन गैस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली, मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो गैस एक्सपेंड हो रही है, तो उस केस में आपको पता है डेल्टा Q इक्वल टू P डेल्टा V, फर्स्ट लॉ ऐसे बन जाता है। तो डेल्टा V क्या होगा? विल इट बी पॉजिटिव और नेगेटिव और 0?
अगर गैस एक्सपेंड कर रही है मतलब वॉल्यूम इनिशियली कुछ था और एक्सपेंड हो गई तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो डेल्टा वी क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव, यस, क्योंकि गैस एक्सपेंड कर रही है तो गैस में जो चेंज आ रहा है मतलब वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है दैट विल बी पॉजिटिव। फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना हम डेल्टा के लिए चेंज निकालने के लिए, तो फाइनल वाला ज्यादा है और इनिशियली कम था। एक्सपेंशन में तो यही होगा, फाइनली ज्यादा हो जाएगा। तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव। इसलिए आपका डेल्टा क्यू विल ऑल्सो बी पॉजिटिव, क्योंकि डेल्टा वी आपका पॉजिटिव आया तो डेल्टा क्यू भी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? देखो गैस हीट क्या आ गई? पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन अ गैस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली एन अमाउंट ऑफ हीट इक्विवेलेंट टू the work done by the gas has to be supplied from an external source। मतलब इतनी हीट एक्सटर्नली सप्लाइड हुई है, इतनी हीट एक्सटर्नली सप्लाइड हुई है तब जाके गैस एक्सपेंड हुई है। जब आपने हीट एनर्जी प्रोवाइड की होगी तभी तो पिस्टन ऊपर गया होगा, ऑटोमेटिक तो गया नहीं, कुछ वर्क किया आपने। हीट को आपने सप्लाई किया है मतलब यू हैव डन वर्क, तभी वर्क करके ही तो हीट सप्लाई हुई है। तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। व्हाट डज इट मीन कि अगर आपका डेल्टा क्यू पॉजिटिव आ रहा है मतलब वर्क सिस्टम ने नहीं किया है बल्कि सिस्टम के पर वर्क हुआ है बाहर से कहीं से। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, इसका मतलब डेल्टा क्यू क्या है? पॉजिटिव है। क्लियर हो गया डेल्टा क्यू पॉजिटिव होने का मतलब? यस सर। ठीक है। और इसका उल्टा नेगेटिव कर दो। अगर आपका गैस कंप्रेस्ड हो रही है, अगर गैस कंप्रेशन हो रहा है गैस का आइसोथर्मली, उस केस में डेल्टा वी क्या हो जाएगा? सर नेगेटिव। yes in that case delta v will be negative, hence delta q will also be negative। ठीक है। अब डेल्टा क्यू नेगेटिव हो गया इसका मतलब व्हेन ए गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली अ अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट जो ये डेल्टा क्यू है इक्विवेलेंट टू द वर्क डन ऑन द गैस हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द गैस। मतलब इस केस में वर्क विल बी डन बाय द गैस, वर्क विल बी डन बाय गैस। अगर डेल्टा क्यू नेगेटिव आ रहा है मतलब सिस्टम आपका गैस था तो यहाँ पे आपकी सिस्टम वर्क कर रही है, सिस्टम पे वर्क नहीं हो रहा है, वर्क इज बीइंग डन बाय द गैस। ठीक है। तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव का मतलब सिस्टम पे वर्क हो रहा है और डेल्टा क्यू नेगेटिव का मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है। ठीक है बेटा, ये दोनों का मीनिंग पता चल गया आपको? यस नो? यस सर। ओके ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब जो यहाँ से डेरिवेशन आती है आपके पास एग्जाम में जितने भी हम प्रोसेसेस पढ़ेंगे, आज हम आइसोथर्मल कर रहे हैं, कल हम एडियाबैटिक करेंगे, तो हम उनमें एडियाबैटिक जब मैं करूंगा तो उसमें भी ऐसे करूंगा। पहले हम इसेंशियल कंडीशन देखेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, और फिर जो लास्ट चीज मैं करने वाला हूँ आइसोथर्मल में वो है वर्क डन। वर्क डन बाय 1 मोल ऑफ गैस, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। वर्क डन बाय, अगर एग्जाम में जाएगा तो न्यूमेरिकल जरूर आएगा इस पे। वर्क डन बाय 1 मोल ऑफ गैस ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है। तो वर्क डन आपको कुल मिला के आइसोथर्मल अगर आपके पास स्टेट है, इफ यू हैव आइसोथर्मल स्टेट, तो उस केस में क्या करना है आपको? टोटल देखना है वर्क डन कितना हो रहा है। ठीक है। तो आपको क्या करना है आइसोथर्मल इस केस में, आइसोथर्मल के प्रोसेस में वर्क डन निकालना है, डब्ल्यू कितना होता है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? बहुत सिंपल सा तरीका है, देखो छोटी सी डेरिवेशन है बिल्कुल। मैंने आपको उल्टा तो नहीं बता दिया, मैंने वर्क डन कब बताया था बेटा? वर्क डन गैस करेगी एक्सपेंशन के टाइम पे बताया था या का आइसो उसके टाइम पे, कंप्रेशन के टाइम पे? सर वर्क कंप्रेशन।
कंप्रेशन में क्या कहा था, वर्क इज डन बाय द सिस्टम और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम? So work is by the system. अगर मैंने बाय द सिस्टम कहा देन आई वाज रॉन्ग. वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय इन ड्यूरिंग कंप्रेशन, और एक्सपेंशन के टाइम वर्क इज डन बाय द गैस. देखो ना, खुद आप इस एग्जांपल से समझ जाओगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ. देखो अभी क्लियर हो जाएगा आपका डाउट, जो वहां पे गलत हो गया वो यहाँ पे क्लियर करता हूँ. अभी देखो कैसे. देखो, सिस्टम को हीट मिली, डेल्टा क्यू पॉजिटिव है, मतलब सिस्टम को हीट मिली है, बाहर से हीट अंदर आई है तभी तो पॉजिटिव है डेल्टा क्यू. तो इसका मतलब गैस एक्सपेंड होगी. होगी. ये पिस्टन यहाँ था, ये यहाँ पहुंच जाएगा, डेल्टा एक्स डिस्टेंस ऊपर पहुंच जाएगा आपका पिस्टन. डायग्राम में दिख रहा है बेटा. इसका मतलब आपने वर्क किया या गैस ने वर्क किया? किसने वर्क किया? गैस ने वर्क किया ना. गैस एक्सपेंड हुई तो गैस ने वर्क किया, सिस्टम को ऊपर, पिस्टन को ऊपर लेके गई. यस और नो? yes sir. तो इसका मतलब एक्सपेंशन के ड्यूरेशन में वर्क विल बी डन बाय द गैस, वर्क विल बी डन बाय द सिस्टम. इसका मतलब जब जब डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा, मतलब हीट सप्लाई होगी बाहर से, डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा मतलब हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है ये, तो उसका मतलब सिस्टम वर्क करेगा, सिस्टम विल डू वर्क. ये ध्यान रखना आपने, ठीक है. मैंने लास्ट टाइम गलत बता दिया आपको, मतलब चेंज हो गया, सिस्टम कंप्रेशन वाला एक्सपेंशन में हो गया और एक्सपेंशन वाला कंप्रेशन में हो गया. तो इस बात को ध्यान रखना. ड्यूरिंग एक्सपेंशन सिस्टम विल वर्क, और ड्यूरिंग कंप्रेशन वर्क विल बी डन ऑन द सिस्टम. ठीक है. तो देखो अब इस एग्जांपल को देखो. ये फॉर्मूला तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. डी डब्ल्यू इक्वल्स टू पी ए डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू पी डी वी, पढ़ चुके हैं. और डब्ल्यू के लिए भी हम ये रिलेशन निकाल चुके थे, इसको मैं नहीं निकालूंगा बार बार. वी वन टू वी टू पी डी वी निकाल चुके थे, यस और नो पहले बताओ. ये निकाल चुके थे. मैंने इसको कहा था कि इसका हम यूज बार बार करेंगे आगे. अगर आप यहाँ तक आपको ध्यान है, इस इक्वेशन तक आपको पहले पढ़ना है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ये आप कर लेना. एक बार मैंने करा चुका हूँ, एक या दो वीडियो पहले की बात है ये, ठीक है. नाउ फॉर, अब इससे आगे देखो, एन मोल ऑफ गैस. अगर मैं एन मोल्स ऑफ गैस लूँ, फॉर एन मोल्स ऑफ गैस आई कैन राइट पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, और P can be written as nRT over V. लिखा जा सकता है, P को मैं nRT over V लिख सकता हूं. यस और नो? yes sir. और ये PV इक्वल्स टू nRT आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन ऑफ स्टेट थी. तो हम इस जो वर्क डन निकलेगा वो आइसोथर्मल का वर्क डन निकलेगा. तो W और नीचे से सब्सक्रिप्ट लगा देता हूँ आइसो, मतलब वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज इंटीग्रेशन V1 टू V2. P की वैल्यू ये पुट करूंगा मैं, देखो एन आर टी ओवर वी डी वी. मैंने यहाँ पे आइसोथर्मल क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे आपने जो पी की वैल्यू लिखी है वो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो पी की वैल्यू आती है वो लिखी है. पी बी इक्वल टू एन आर टी ओवर वी हो जाएगा, तो वहां से आपने पी की वैल्यू पुट किया, इसलिए जो वर्क डन आएगा वो आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन आएगा. अब देखो इसमें आप एन आर टी बाहर ले सकते हैं, सारे कांस्टेंट है. टी इज टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर इज कांस्टेंट, एन इज कांस्टेंट. टेम्परेचर कांस्टेंट क्या है? क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट है. इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा v1 टू v2 1 ओवर v, 1 ओवर v dv. ठीक है. इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बेटा? एन आर टी इंटीग्रेशन v1 टू v2 1 ओवर v क्या होता है? कौन बताएगा बेटा? log v. v2 minus v1. यस, log v, v1 टू v2 ln v, नेचुरल लॉग है ये बेटा, ठीक है. दिस इज log b, मतलब ln का मतलब होता है log बेस e ऑफ सम क्वांटिटी. ये ई बेस पे है, ठीक है. अब देखो इसको अगर मैं ओपन करूं तो इसको लिख सकता हूं एन आर टी, इसको लिख सकता हूं एन आर टी एल एन वी टू माइनस एल एन वी वन. नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं मैं, रुक जाओ.
ये आया आपका, देखो डब्ल्यू आइसोथर्मल इक्वल्स टू एन आर टी, और ये आया था आपका एल एन वी फ्रॉम वी वन टू वी टू। इसको मैं लिख रहा हूँ एन आर टी एल एन वी टू माइनस एल एन लॉग वी वन। मुझे एक चीज़ बताओ, लॉग बी माइनस लॉग ए क्या होता है, कोई बता सकता है? यस, लॉग बी बाई ए। तो यहाँ पे लॉग समथिंग माइनस लॉग समथिंग, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एन आर टी एल एन वी टू ओवर वी वन, लिखा जा सकता है बेटा। तो दिस इज डब्ल्यू आइसोथर्मल, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब आपको इसको लॉग में कन्वर्ट करना है। इस एल एन को लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कभी भी ये याद रखना आपको। अगर एल एन में वैल्यू है और इसको आपको कन्वर्ट करना है लॉग में, तो एल एन वाले के साथ आप क्या कर दोगे, इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द वैल्यू इन लॉग। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो 2.303 एन आर टी, और एल एन आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लॉग में। ये लॉग पे भी आपको मैं कुछ चीज़ें और बताऊंगा अभी। वी टू ओवर वी वन, ये हो गया आपका डब्ल्यू आइसोथर्मल। सो दिस इज द वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, ये वर्क डन निकलेगा आपका। इसका मतलब देखो, अब इस एक्सप्रेशन को सीधे सीधे देखो, अगर आपको सिस्टम का टेम्परेचर पता है कि कितने टेम्परेचर है, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, चेंज होना नहीं है। आपको इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम पता चल जाए, आप सीधा सीधा वर्क डन बता दोगे। आपको ये भी नहीं बताऊंगा मैं कि इतनी हीट दी, ये दिया, कुछ नहीं पता करना आपको। तीन चीजें पता होनी चाहिए, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम और टेम्परेचर। आप सीधे सीधे बता दोगे वर्क डन बाय द सिस्टम इतना आएगा, ठीक है। और अगर 1 मोल गैस के लिए निकालना है, फॉर 1 मोल ऑफ गैस वी विल पुट n इक्वल्स टू 1, तो W isothermal will become 2.303 RT log V2 over V1. So this is the work done by 1 mole of gas, क्योंकि हमने n क्या कर दिया, 1 पुट कर दिया। सो दिस इज द वर्क डन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। अगर देखो मैं इसको प्रेशर के टर्म में लिखना चाहूँ, तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस वी नो दैट पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है ना। तो इसका मतलब पी क्या हो जाएगा आपका, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट है। अगर मैं इसको प्रेशर के टर्म में कैसे लिख सकता हूँ फिर, पी वन वी वन इक्वल्स टू पी टू वी टू, इसका मतलब वी टू ओवर वी वन विल बिकम पी वन ओवर पी टू। ये लाइन समझ में आई या नहीं, नहीं तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। पीवी अगर कांस्टेंट है, इफ पीवी इज कांस्टेंट, इसका मतलब पी वन वी वन विल बिकम पी टू वी टू। तो यहाँ से वी टू अब वी टू ओवर वी वन क्या आ जाएगा, पी वन ओवर पी टू। तो यहाँ पुट कर सकता हूँ मैं, देखो डब्ल्यू आइसोथर्मल इन टर्म्स ऑफ प्रेशर क्या बन जाएगा, 2.303 आर टी लॉग पी वन ओवर पी टू। यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपको प्रेशर के टर्म में दिया हुआ है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वॉल्यूम के टर्म में अगर क्वांटिटीज गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। बस ये ध्यान रखना है, वॉल्यूम के टर्म में फाइनल वॉल्यूम ऊपर है और इनिशियल वॉल्यूम नीचे है, बट प्रेशर में इनिशियल प्रेशर ऊपर है और फाइनल प्रेशर नीचे है। कर लोगे बेटा इस क्वेश्चन को अब, यस और नो? ठीक है, ओके, सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपल सी डेरिवेशन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है इसमें। इस पे न्यूमेरिकल भी हम लास्ट क्लास में करेंगे, बट बहुत आसान से न्यूमेरिकल आते हैं, इस पे कोई ज़्यादा टफ नहीं आएगा। तो आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल में क्या होगा, सारी वैल्यूज गिवन होंगी, बस आपको पुट करनी, आपका आंसर आ जाएगा। और आपको लॉग निकालना आना चाहिए। तो एक क्लास में मैं आपको लॉग निकालना भी समझाऊंगा, कुछ नंबर्स का लॉग कैसे करते हैं। लॉग टेबल देखनी आनी चाहिए आपको, आती है आपको लॉग टेबल देखनी? अगर नहीं आती है तो ठीक, नहीं आती है तो वी विल डू इट ऑल्सो, कि लॉग टेबल कैसे देखना है। हर बुक में आपको लॉग टेबल मिल जाएगी, उसको देखना कैसे है दैट आई विल टेल यू, ठीक है। और एक लास्ट टॉपिक ले रहा हूँ मैं, ये जो हमने अभी तक पढ़ा वो हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पढ़ा। सिमिलरली अब हम दूसरे टॉपिक की बात करेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस। इसकी मैं सिर्फ डेफिनेशन और इसेंशियल कंडीशन आज बता रहा हूँ, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस को कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, बताओ। A process in which pressure, volume and temperature of the system changes. Pressure,
वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑल में गेट्स चेंजेस, बट क्या नहीं होता इसमें, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। याद आ रहा है कुछ, यही है ना फॉर इसका जो अगर मैं बात करूँ इसकी डेफिनेशन की, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, मतलब हीट जितनी थी उतनी ही होनी चाहिए, चाहे इनिशियल स्टेट में देखूं चाहे बाद में देखूं, ना तो हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए ना ही हीट एमिट होनी चाहिए सिस्टम से। दोनों चीजें क्लियर हो गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस, a process in which there is no exchange of heat between system and surrounding, उसी को कहते हैं हम एडियाबैटिक हीट। ये एडियाबैटिक जो वर्ड है इसका मतलब है, ये एक है ग्रीक वर्ड एडियाबैटिक, देखो ये तीन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ए डाया एंड बैट्स। ए का मतलब होता है नॉट, ग्रीक वर्ड है ए। डाया का मतलब होता है थ्रू, और बेट्स का मतलब होता है हीट, मतलब जिससे हीट थ्रू नहीं हो रही है ऐसा प्रोसेस, उसको कहेंगे हम एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है बेटा, मतलब हीट इज नॉट पासिंग थ्रू सिस्टम से, ना बाहर ना सिस्टम के अंदर बाहर से हीट आ रही है, तो ऐसा अगर कोई प्रोसेस है उसको हम कहेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। अगेन कंसीडर करो एक कंटेनर, उसमें पिस्टन लगा हुआ है और कंटेनर में क्या है, आपकी गैस है, ठीक है। अब सिस्टम कोई प्रोसेस एडियाबैटिक हो, ठीक है, तो उसके लिए इसेंशियल कंडीशन क्या होंगी, ये लास्ट टॉपिक है। जैसे हमने इसेंशियल कंडीशन इसके लिए पढ़ी थी थर्मोडायनेमिक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, सिमिलरली इसेंशियल कंडीशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होगी। पहली कंडीशन, द वॉल्स ऑफ द कंटेनर कैसी होनी चाहिए बेटा, सोचो, हीट बाहर ना जा पाए ना बाहर से अंदर आ पाए, तो वॉल्स ऑफ द कंटेनर कैसी होनी चाहिए, एडियाबैटिक वॉल। एडियाबैटिक नहीं, परफेक्टली इंसुलेटर। जब ये इंसुलेटर होगी तो बाहर की हीट ना अंदर आएगी ना अंदर की हीट बाहर जाएगी, यस और नहीं, होगा या नहीं। यस सर। सो वॉल्स ऑफ कंटेनर लिखना है, मैं क्या लिख रहा हूँ, वेट। सो वॉल्स ऑफ कंटेनर मस्ट बी परफेक्टली इंसुलेटेड, must be perfectly insulated so that there is no exchange of heat between सराउंडिंग एंड सिस्टम। सिस्टम क्या है, ये गैस और इसके सराउंडिंग का जो एरिया है, इसके बीच में हीट का आदान प्रदान ना हो, मतलब इन और आउट ना हो हीट, तो उसके लिए आपकी जो वॉल्स हैं कंटेनर की, ये वाली वॉल ये वाली वॉल ये वाली वॉल, ये परफेक्टली इंसुलेटेड होनी चाहिए। और दूसरा केस, आप मुझे एक चीज बताओ, जो कंप्रेशन और एक्सपेंशन होगा उस केस में हम कह रहे थे बहुत स्लो होना चाहिए कि हीट को एक्सचेंज होने का टाइम मिल जाए, सो दैट कि कम आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। हमने ये बात की थी आइसोथर्मल केस में, यहाँ पे कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन शुड बी वेरी, कैसे होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए या स्लो होना चाहिए, फास्ट। यस इट शुड बी सडन, या बहुत रैपिडली होना चाहिए, इट शुड बी सडन, सो दैट कि टाइम ही ना मिले हीट को एक्सचेंज होने का, इतने जल्दी हुआ कि हीट एक्सचेंज का टाइम ही ना मिले, ठीक है। तो ये दोनों इसकी इसेंशियल कंडीशन हो गई। पहली तो जो आपके कंटेनर क्या है उसकी वॉल्स इंसुलेटेड होनी चाहिए, और जो कंप्रेशन और एक्सपेंशन हो रहा है वो क्या होना चाहिए, आपका सडन होना चाहिए, ठीक है। आज मैं यहीं पे तक पढ़ा रहा हूँ, कल की क्लास में हम क्या करेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम पहले इक्वेशन ऑफ स्टेट देखेंगे, और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट हमको डिराइव करनी पड़ेगी, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल डिराइव द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एडियाबैटिक रिलेशन, और इक्वेशन ऑफ स्टेट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, किसी भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल में रिलेशन निकालना, तो पहले मैं पी और वी के बीच में रिलेशन निकालूंगा, तो वो एक इक्वेशन ऑफ स्टेट आ जाएगी। वैसे ही अगर आपने पी और वी के बीच में निकाल दिया, पी और टी के बीच में भी आएगी रिलेशन, सिमिलरली टी और वी के बीच में भी रिलेशन आएगी। तो ये सारी इक्वेशन ऑफ स्टेट हम डिराइव करेंगे कल, और सिमिलरली वर्क डन निकालेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस में, ठीक है। अगर किसी को कुछ भी डाउट है इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास।